Assalamu alaikum dear students and welcome back. Today we are going to start another lecture of immunology and serology. In this lecture we will cover antigen, what is antigen, what are antibodies. We have already discussed antibodies briefly, but in this lecture we will going to a little bit in details about antibody structure and functions. And I have adopted this lecture from Asif Ali IPMS KMU. And I found that he provided more details, so that's why I am just trying to get in more details for your information and for your exams. Okay, that will be beneficial for your exams as well. Okay, so let's begin with the first slide. Here is a picture of our defense army. They have weapons, they have jets, and they have rockets. They have many tools to defend our country. The same example employ in our body. Our body have immune system. Okay, and in immune system, our immune system use many tools to defend our body. That is in the form of antibodies, complement systems and other systems. Okay, so the same system is working in our body. So start with objectives. By the end of this lecture, the students would be able to describe antigen and its types, discuss the structure of antibodies and its classification. Okay, तो शुरू करते हैं एंटीजन से. What is antigen? Antigen क्या चीज़ है? Antigen are those substance that which can stimulate immune system. हर वो पार्टिकल एंटीजन होता है जो बॉडी में इंटर होके हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है. ठीक है, तो ऐसा कोई वायरस भी हो सकता है, कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई पार्टिकल या ऑर्गेनिज्म ही ना हो लेकिन फिर भी बॉडी में इंटर हो जाए और कोई हमें सिम्टम्स क्रिएट करे और फॉरेन पार्टिकल हो, तो वो भी एंटीजन हो सकता है. ठीक है, तो इम्यूनोजन क्या है? इम्यूनोजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहते हैं? इम्यूनोजन आर ऑलवेज एंटीजन. ठीक है, इम्यूनोजन जो होते हैं जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी वो ऑलवेज एंटीजन ही होंगे. ठीक है, बट एंटीजन्स आर नॉट ऑलवेज इम्यूनोजन. लेकिन एंटीजन जो होते हैं वो हमेशा इम्यूनोजन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंटीजन्स तो हैं लेकिन वो इम्यूनोजन नहीं है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक हेप्टेन्स. ठीक है, हेप्टेन्स बहुत ही छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इम्यूनोजन है, हमारे इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो किसी और तरह से हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस. ठीक है, तो इसके एंटीजन के टाइप्स. एंटीजन के दो टाइप्स है बेसिकली. ठीक है, एक सेल्फ एंटीजन और एक नॉन सेल्फ एंटीजन. ठीक है, सेल्फ एंटीजन कौन से होते हैं? रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम. ठीक है, वो एंटीजन्स जो हमारे बॉडी ने रिकॉग्नाइज किए हो और उसके अगेंस्ट हमारी इम्यून सिस्टम एक्ट नहीं कर रही. ठीक है, उसको कहते हैं सेल्फ एंटीजन. जिस तरह हमारी किडनीज है. ठीक है, एक नॉन सेल्फ एंटीजन कैन नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय इम्यून सिस्टम. तो जो नॉन सेल्फ एंटीजन होते हैं उसको हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही. ठीक है, इसलिए इसको नॉन सेल्फ एंटीजन कहते हैं और सेल्फ एंटीजन्स को हमारी इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सकती है. ठीक है, तो सेल्फ एंटीजन्स जो है अगर हमारी अपनी बॉडी के सेल्स हैं. ठीक है, उनको हमारी इम्यूनिटी क्यों अटैक नहीं कर पा रही, उनको क्यों अटैक नहीं करती? और जब हम कोई ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या किसी की किडनी अगर किसी को किडनी चाहिए तो हम किसी और बंदे की किडनी उसको दे दें और उस पर रिएक्शन करता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई गलत ब्लड किसी को डोनेट करते हैं तो उसके अगेंस्ट जल्दी ही हमारी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है. क्यों करती है?
because our body do not recognize those antigens that are transfused to the particular person. तो इम्यून सिस्टम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रही और उसको एक एज अ फॉरेन सब्सटेंस कंसिडर करके उस पर अटैक करती है। क्यों अटैक करती है? हमारी जो बॉडी में है एक सिस्टम है जिसको कहते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी सिस्टम, ठीक है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्या करती है? वो हमारी हर एक सेल को लेवल करती है। हमारी चाहे किडनीज़ है, हमारे चाहे वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे अगर लिवर है या कोई भी बॉडी सेल है, ठीक है, तो उन सबको MHC मॉलिक्यूल के साथ लेबल किया होता है। तो जिस सेल पे हमारी MHC की लेबलिंग हो, ठीक है, उस ये MHC प्रेजेंट हो जिस सेल पे, तो उस सेल को बॉडी रिकग्नाइज करती है एज अ सेल्फ एंटीजन। तो उस वजह से बॉडी उसको अटैक नहीं करती। और जो नॉन सेल्फ एंटीजन है उस पर अगर MHC मॉलिक्यूल हो, MHC मॉलिक्यूल हर एक बंदे के लिए यूनिक होती है। जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स है, ठीक है, हर बंदे के यूनिक है, ठीक है। जिस तरह हम नादरा में वेरिफिकेशन करते हैं तो हमारे इस तरह नहीं होता कि एक फिंगरप्रिंट से 2 बंदों की आइडेंटिफिकेशन होती है, इस तरह कभी नहीं होता, ठीक है। ये नेचर की डाइवर्सिटी है। देख ले कि पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं हर एक के फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे MHC जो मॉलिक्यूल है वो भी हर एक दूसरे बंदे से चेंज होते हैं। लेकिन अगर हमारी नियर रिलेटिव्स या हमारी ब्रदर वगैरह हो तो उनके जो MHC मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। तो जब कोई किडनी ट्रांसप्लांट करता है या कोई इस तरह मतलब डोनेशन करता है ये, तो फिर उसमें आपको रिएक्शन बहुत कम नज़र आएगी, ठीक है। तो जो MHC मॉलिक्यूल है ये हमारे सेल्स को लेबल करती है, तो उस वजह से हमारी इम्यून सिस्टम उसको एज ए सेल्फ कंसिडर करती है। और जिस पे हमारी MHC मॉलिक्यूल्स की लेबलिंग ना हो, ठीक है, तो उसको नॉन सेल्फ कंसिडर करके उसको अटैक करती है, ठीक है। हमारी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है आप उसकी एग्जांपल लें, ठीक है। हमारी सेल पे अगर एंटीजन है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, ठीक है, उसको अटैक नहीं करती। तो ये सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन थे, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटीजेनिसिटी, ठीक है। वो फैक्टर्स जो कि एंटीजेनिसिटी को, एंटीजन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको अफेक्ट करती है। एंटीजन की जो एबिलिटी होती है, जो उसका बॉडी में अंदर आने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में जो रुकावटें होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? साइज़ ऑफ एंटीजन, ठीक है, सबसे पहले, और नेचर ऑफ एंटीजन के एंटीजन बना किस चीज़ से है, डोज ऑफ एंटीजन, एंटीजन कितनी अमाउंट में है बॉडी में, ठीक है, रूट ऑफ एंटीजन, एंटीजन किस जगह से, किस रूट से बॉडी में एंटर होता है, डिग्रेडेबिलिटी, इजीली फेगोसाइटोसिस, ठीक है, फेगोसाइटोसिस। अब ये 1 बाय 1 पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइज़ ऑफ एंटीजन, डज इट मैटर? एंटीजन का साइज़ मैटर कर सकता है? जी हाँ, एंटीजन जो है ये मैटर करता है कि अगर बड़े साइज़ का है, ठीक है, तो मैटर करता है, या छोटे साइज़ का है। अगर एंटीजन दरमियाने साइज़ का है, ठीक है, जिस तरह इसकी अपनी दरमियानी साइज़ को, अगर ये 1400 से लेके 6 लाख किलो डाल्टन के बीच में है, ठीक है, तो ये एक दरमियाने साइज़ का है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो एक्ट करेगी वो अच्छी तरह कर पाएगी, उसके ख़िलाफ़ एफिशिएंटली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकेगी, ठीक है। अगर इसका एंटीजन का साइज़ बड़ा है, इन जिस रेंज का मैंने बताया, अगर इस रेंज से बड़ा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? तो फिर ये एंटीजन इजीली बॉडी उसको डिग्रेड नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो फेगोसाइटिक सेल है, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट, ठीक है, उसको एक बड़ा एंटीजन वो इनगल्फ नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप लोग लें। अच्छा, जब एंटीजन छोटा हो तो इसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी एफिशिएंटली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है। और इसकी एग्जांपल आप इस तरह लेते हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप एक नवाला लेते हैं दरमियाने साइज़ का, उसको आप अच्छी तरह चबा सकते हैं और जल्दी उसको खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप
नवाला उस अपने उससे दरमियाने साइज़ से या नॉर्मल साइज़ से आप बड़ा नवाला लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आप उसको अच्छी तरह चबा नहीं सकते, ठीक है। आपको खाने में मसला होता है, आपको मसले होते हैं, फिर आप आसानी से नहीं खा सकते उसको। अगर अपने साइज़ से छोटा है तो आपको कभी कभार पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ खाया भी या नहीं, ठीक है, आपके मुंह में कुछ है या नहीं, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर एंटीजन साइज़ का बड़ा है तो फिर क्या होगा, फिर वो इजीली फिगोसाइटोज नहीं होगा, ठीक है। उसको न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट इजीली फिगोसाइटोज नहीं कर सकते फिर, और सो इसके अगेंस्ट फिर इफेक्टिवली एंटीबॉडीज़ नहीं बनते। और अगर साइज़ में छोटा है, अपने दरमियाने साइज़ से भी छोटा है, तो फिर हमारी इम्यून सिस्टम उसको रिकग्निशन में मसला होता है, ठीक है, उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सकती। तो इस वजह से एंटीजन साइज़ मैटर करती है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन किस नेचर का है, किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, उसकी क्या क्या कंपोजिशन है, ये भी मैटर करती है, ठीक है। तो एंटीजन की नेचर अगर प्रोटीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये एक बहुत ही, तो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो एफिशिएंटली प्रोड्यूस होंगे अगेंस्ट वो एंटीजन जो प्रोटीन इन नेचर हो, ठीक है। तो इट्स आल्सो मैटर्स के जो हमारे एंटीजन बॉडी में जा रहा है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट से बनी है, लिपोप्रोटीन से बनी है, लिपिड से बनी है, या प्रोटीन से बनी है, तो किस चीज़ से बनी है, तो ये इट आल्सो मैटर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया बॉडी में अंदर जाती है, ठीक है, उसके जो एंटीजन हैं वो प्रोटीन से बने हैं, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, उसको उसकी क्योंकि उसकी जो एंटीजन है वो प्रोटीन इन नेचर है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी का रिस्पॉन्स होगा वो रैपिड होगा, ठीक है। और अगर एक दूसरा बैक्टीरिया बॉडी में जाता है और इसके जो एंटीजन्स है वो लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी का जो रिस्पॉन्स होगी वो अलग होगी, ठीक है, अलग होगी और स्लो होगी, ठीक है, कंपेरेटिवली टू द वन विच हैव प्रोटीनिशियस एंटीजन्स, ठीक है। या फॉर एग्जांपल एक तीसरा बैक्टीरिया जाता है बॉडी में जिसके एंटीजन है कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट लिपोप्रोटीन से भी पुअर रिस्पॉन्स होगी बॉडी की, ठीक है। तो एंटीजेनिसिटी के जो है ना उसमें नेचर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर प्रोटीन से बना है तो उसके लिए सबसे क्विक रिस्पॉन्स होगी बॉडी की, एफिशिएंट रिस्पॉन्स होगी बॉडी की एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन में, ठीक है। अगर लिपोप्रोटीन्स की होगी तो वो प्रोटीन से के बाद दूसरे फिर लिपोप्रोटीन्स आते हैं जिसके अगेंस्ट बॉडी की रिस्पॉन्स अच्छी होगी, ठीक है। और लिपोप्रोटीन से भी पुअरली जो रिस्पॉन्स होगी बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट की अगेंस्ट होगी, ठीक है। तो ये नेचर एंटीजन की इट आल्सो मैटर्स, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है डोज ऑफ एंटीजन, ठीक है। एंटीजन की डोज भी मैटर करती है कि हमने बॉडी में अगर एंटीजन डाल दिया तो वो कितने अमाउंट में है, ठीक है। अगर जिस तरह हम वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन में वो जब पिछले लेक्चर में हमने वैक्सीन्स पढ़े थे, ठीक है, तो उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे कि हम एक वैक्सीन डोज देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 28 डेज़ बाद या 1 मंथ बाद या कुछ इस तरह एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम दूसरा डोज़ या बूस्टर शॉट देते हैं, ठीक है। तो इनिशियल जो डोज देते हैं उसमें हम एंटीजन की डोजेज कम डालते हैं, ठीक है, एंटीजन उसमें कम डालते हैं। क्यों डालते हैं, ताकि वो अगर लाइव या कोई ऐसा लाइव एंटीजन है, ठीक है, या कोई टॉक्सॉइड वैक्सीन है, ठीक है, तो वो बॉडी में कोई प्रॉब्लम काज ना करे और उसके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को सिर्फ एक्टिवेट करें, ठीक है, इम्यून सिस्टम को सिर्फ जगाएं कि यार ऐसा कोई एंटीजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको। और फिर दूसरी वो बूस्टर शॉट में क्या करते हैं, बूस्टर शॉट में हम एंटीजन्स की डोज को ज़्यादा करके बॉडी में डाल देते हैं, ठीक है, बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी इम्यून सिस्टम मज़ीद स्ट्रॉन्गर एक्शन ले इसके ऊपर और इसके अगेंस्ट ज़्यादा मजबूत एंटीबॉडीज़ और ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ बनाएं, ठीक है। तो दैट्स वाई डोज ऑफ एंटीजन आल्सो मैटर्स, ठीक है, विच अफेक्ट द एंटीजेनिसिटी, ओके। एंड उसके बाद है रूट ऑफ एंटीजन। रूट ऑफ एंटीजन भी मैटर करती है, ठीक है, कि हम कहाँ से एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा है, कहाँ से हम या ख़ुद हम डाल रहे हैं, ठीक है, बॉडी में, या बॉडी में ख़ुद कहाँ से इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है।
से फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, ठीक है, वो हमारी जो स्किन है, ठीक है, स्किन वॉल्स को एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके बॉडी में इंटर होता है, ठीक है। तो फिर इसके अगेंस्ट बॉडी की रिस्पॉन्स क्विक होगी कंपेरेटिवली वो वाली बैक्टीरिया जो डायरेक्टली वेन में जाती है, ठीक है। और इसमें भी हम वैक्सीनेशन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जब हम वैक्सीन लगाते हैं तो क्या करते हैं, वैक्सीनेशन हम मसल्स में मोस्टली करते हैं, ठीक है। मसल में क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैक्रोफेजेस, जो टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं। और मैक्रोफेजेस क्या है, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है एक्चुअली, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उस एंटीजन को पिक करते हैं, ठीक है, इनगल्फ करते हैं और उसको क्विकली लेके जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर उसको एंटीजन को उसने प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। मोस्टली लिम्फॉइड टिश्यू में ले जाते हैं और जो करीबी लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं उसमें ले जाके उसको वहाँ पर जो जिस स्पेसिफिक सेल को प्रेजेंट करना होता है उसके अगेंस्ट प्रेजेंट कर लेता है, ठीक है। मोस्टली जो टी हेल्पर सेल होते हैं ना, इसको मोस्टली प्रेजेंट कर देता है वहाँ पर जाके टी हेल्पर सेल्स को ये एंटीजन प्रेजेंट करता है ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। तो इस वजह से मोस्टली मसल्स में वैक्सीनेशन करते हैं, ठीक है, ताकि इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स हमें जल्दी मिले और एंटीबॉडीज़ जल्दी प्रोड्यूस हों, ठीक है। इसके बाद है डिग्रेडेबिलिटी, ठीक है। जैसे पहले हमने बात की कि अगर वायरस की साइज़ वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी एंटीजन उसका साइज़ छोटा है, ठीक है, तो फिर उसको फेगोसाइटोस करने में फेगोसाइट नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्मॉल साइज़ होने की वजह से इम्यून सिस्टम को ये इशू होती है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल दी कि अगर हम एक छोटा नवाला लेते हैं, ठीक है, तो उसका या तो मुंह में पता नहीं चलता, ठीक है, मतलब अपने साइज़ से भी छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा नवाला अगर हम लेते हैं तो फिर उसको हमारी इम्यून सिस्टम अगर इतनी छोटी एंटीजन बॉडी में एंटर होती है तो बॉडी को इसकी डिग्रेडेबिलिटी में इशू होता है, ठीक है, इजीली फेगोसाइटोस नहीं कर सकता फिर बॉडी, ठीक है। तो इस वजह से ये फैक्टर्स थे जो कि हमारी जो एंटीजेनिसिटी है उसको इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। एंटीजेनिसिटी में एक रुकावट बनती है, ठीक है। हाईली एंटीजेनिसिटी उसमें फिर नहीं पाई जाती अगर ये वाले फैक्टर्स उसमें उस पर असरअंदाज हो, ठीक है। तो ये तो हमने जनरल पढ़ लिया एंटीजन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी जो मेन कंसर्न है वो एंटीबॉडीज़ के साथ हैं और हमारी जो जितने भी आगे इम्यूनिटी है वो सारी एंटीबॉडीज़ पे रिलाई करती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ के बारे में तो हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके थे, लेकिन अब इसके साइज़ और इसके फंक्शन पे थोड़ा मज़ीद उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ एक लेंथी टॉपिक है, अगर इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो वो बीच में रह जाएगा, तो इस वजह से उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे एक साथ। और इसके साथ अगर हम एक लेक्चर में कवर करें तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी क्योंकि लेक्चर में फिर कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह वी विल कवर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. If you have any question and suggestion, so you can ask, and thank you so much.